जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के कार्यप्रणाली के बारे में। लास्ट की क्लास में हमने संविधान सभा की मांग एवं उसके गठन के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि किस प्रकार भारत के जो राष्ट्रवादी नेता रहते हैं, राष्ट्रवादी जो दल रहते हैं, उनके द्वारा कैसे भारत की कल्पना की गई थी, किस प्रकार स्वप्न के रूप में एक भारत को देखा गया था, जहाँ पे उन राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। तो वहीं पे आगे गांधी जी द्वारा 1922 में, फिर 1923 में, फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट हमने देखी और हमने फिर आगे 1934 में एम एन राय द्वारा किस प्रकार संविधान सभा की मांग की गई, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा था। हमने देखा था कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन होता है, वहाँ पे किन चीज़ों को रखा जाता है, किस प्रकार संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का जो चुनाव होता है या फिर उन सदस्यों को जो चुन के भेजा जाता है वो किस प्रकार हुआ। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि जब अपना संविधान सभा बन के तैयार हो गई थी, उसके पश्चात कब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, उन बैठक में जो संविधान बनाना है उसका एक प्रारूप क्या तैयार होता है, उनमें किन चीज़ों पर चर्चा होनी है, किन चीज़ों के बारे में बात कहनी है, भारत का संविधान कैसे तैयार होना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने देखा कि जो संविधान सभा थी उसमें लगभग 389 सदस्य थे, जहाँ पे यह सदस्य पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहाँ पर प्रांतीय व्यवस्थापिका से चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से यह सदस्य भेजे गए थे। इनमें कई प्रमुख नेता थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एस.सी. मुखर्जी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, कई सारे इसमें प्रमुख नेता थे। लेकिन इसमें भारत के जो सबसे प्रमुख नेता थे यानी कि महात्मा गांधी जी, वह देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसके पश्चात भी संविधान सभा के कई सदस्यों पर उनकी सोच का काफ़ी अधिक प्रभाव था, जिसके चलते भारत में विकेंद्रीकरण की बात, साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके उत्थान की बात, यानी कि जो गांधी जी की सोच थी, गांधी जी की जो कल्पना के लिए जिन्होंने जो 1931 में अपने यंग इंडिया पत्रिका में जो कल्पना की थी कि भारत का संविधान कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है उनके बीच में गैप नहीं होगा, जो अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके बीच में गैप नहीं होगा, महिलाओं को भी आगे मुख्य धारा में लाया जाएगा, साथ में किसी भी पिछड़े वर्ग का शोषण नहीं किया जाएगा। यानी कि जो उनकी कल्पना थी, जो कि उन्होंने 1931 में यंग पत्रिका के माध्यम से रखी थी, यह संविधान सभा के जो निर्माता थे उनके सोच में भी देखने को मिलती है और भविष्य के या फिर बोले कि वर्तमान के हमारे संविधान में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने, जहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग था, अल्पसंख्यक वर्ग था, अनुसूचित जाति के जो वर्ग थे, महिलाएं थी, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रावधान रखे थे, किस प्रकार चर्चा की थी। साथ में जवाहरलाल नेहरू ने अल्पसंख्यकों के बारे में आगे उनको उत्थान में लाने के लिए किस प्रकार बातें रखी थी। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जब अपना संविधान बनकर तैयार होता है तो हम देख सकते हैं। हमने देखा कि प्रारूप समिति तैयार हुई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को रखा गया। इन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप के अनुसार उस पर चर्चाएं की गईं। उस पर कई धाराएं थी जिस पर उन पर चर्चाएं की गईं कि किस प्रकार हमें अपना संविधान तैयार करना है। यदि हम अपने संविधान की एक मोटा एक ही बार में जानना चाहे तो हम यदि संविधान जब पढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग में उद्देश्य का देखने को मिलती है, जिसको सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इसमें साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान है, जो देश है, यह भारत के लोगों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। यानी कि जो प्रमुख शक्तियां हैं वो भारत के लोगों के पास निहित की गई है। यदि हम इस उद्देश्य को आगे बढ़े तो यहाँ पे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न, यानी कि स्वयं प्रभु हैं, हमें किसी पर डिपेंड नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी उद्देश्य में अपना बात रखी गई है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत को किस तरीके से बनाना है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि लोकतंत्र के बारे में भी इस उद्देश्य में बात की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहेगा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
यानी कि समाज के मध्य दूरियां नहीं रहेंगी, असमानताएं जो भी व्याप्त हैं उसको समाप्त किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हों चाहे राजनीतिक रूप से हों। यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की जो प्रणाली अपनाई गई थी संविधान सभा के निर्माताओं के द्वारा, उसको आगे ले जाया जाए, किस प्रकार आगे ले जाया जाए। साथ में चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, सभी को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की जहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वहीं 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म एवं विश्वास, इन सभी चीज़ों के बारे में, तो वहीं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात की गई है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कैसी समानता होगी, कैसे न्याय लोगों को दिया जाएगा, किस प्रकार स्वतंत्रता होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में उद्देशिका के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार तैयार किया गया है। यहाँ पे अखंड भारत की बात की गई है, यानी कि एक जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पे लोगों के मध्य में आपस में मतभेद ना हो, मिलजुल कर रहे। तो ये एक हमारा जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी किस प्रकार जो सोच है वो हम संविधान के माध्यम से, उद्देशिका के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखें तो संविधान सभा हमारा जहाँ पे नवंबर 1946 में गठित हो गया था, तो वहीं इसकी प्रथम बैठक हम 9 दिसंबर 1946 को देखते हैं, जो कि नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में, जो कि पुस्तकालय था, वहाँ पे संचालित की गई थी। यदि हम इस प्रथम मीटिंग की बात करें तो इसमें जो सदस्य टोटल 389 में से 211 सदस्य उपस्थित हुए थे, और जो प्रथम जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, जो वरिष्ठ एक सदस्य थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे वो पीएसएस के एग्जाम हो, उनमें पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, जो कि कालांतर में आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। यदि हम इस संविधान सभा की बात करें तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन साथ में इनके 2 उपाध्यक्ष भी थे, जो कि वीटी कृष्णमाचारी जी थे, तो वहीं दूसरी तरफ एससी मुखर्जी थे। यदि हम इस संविधान सभा की बात करें तो ये इस वक्त जो दौर था, ये माउंटबेटन योजना यहाँ पे आ चुकी थी, और भारत का बंटवारा भी 14 अगस्त को हो चुका था। ऐसे में जो 389 सदस्य थे, वहाँ पे ये सदस्य भी आपस में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ सदस्य ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के थे, कुछ सदस्य थे जो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, जिसके चलते हम देखते हैं कि जहाँ पे पहले आज़ादी के पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, तो आज़ादी के पश्चात, बंटवारे के पश्चात संविधान सभा में 289 सदस्य देखने को मिलते हैं, 299 सदस्य देखने को मिलते हैं, जिनमें से जहां हमने आपको पहले बताया था कि कुछ सदस्य जो चुन करके आए थे वह ब्रिटिश प्रोविंशियल से थे, और कुछ सदस्य ऐसे थे जो भारतीय रजवाड़ों से थे, तो इनकी संख्या भी कम हो गई, जो कि ब्रिटिश प्रोविंशियल से जहां पे पहले हम देखते हैं कि 299 सदस्य थे, इनकी संख्या घट के 229 रह गई आज़ादी के पश्चात। तो वहीं जो मुस्लिम लीग थे उनकी, या भारतीय रजवाड़े थे, उनकी संख्या घट के 93 से 70 हो गई। तो इस प्रकार हम इस सदस्यों की संख्या में भी कमी देखने को देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनके तैयार हुआ। इतना बड़ा संविधान एक दूरदर्शिता को लेकर के कि भविष्य में किसी भी चीज़ में डिस्प्यूट ना हो, चाहे वो कोई भी संवैधानिक निकाय हो, उनके मध्य में आपस में मतभेद ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसा एक संविधान भारत का तैयार किया गया है, जो कि 70 साल होने के पश्चात भी आज भी जस का तस है। बस कुछ चीज़ों में संशोधन समय समय पर कर दिया जाता है। यदि हम इस संविधान सभा की बात करें तो जहां एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो संविधान सभा था, यह ना केवल संविधान सभा था बल्कि एक संसद भी थी। अर्थात जब संविधान सभा का गठन किया गया था, इसके जो सदस्य थे यह एक संसद के रूप में भी काम कर रहे थे, यानी कि जहाँ पे ये संविधान को बनाने का, संविधान तैयार करने का भी काम कर रहे थे, तो यहीं पे ये नियम कानून को बना करके लागू करने का भी काम कर रहे थे। ऐसे में देखते हैं कि जब ये संविधान सभा के रूप में काम करता है, यही सदस्य जब संविधान सभा के रूप में काम करते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष रहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं। तो वहीं जब ये संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है, तो इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो जीवी मावलंकर रहते हैं, जो कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार संविधान सभा की कार्यप्रणाली चलती है। यदि हम आज़ादी के पश्चात या फिर बोले स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें, तो इसमें एक
साफ कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के पश्चात, यानी कि ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के पश्चात, आज़ादी के पश्चात भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार से भी कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं उनको भी अपने संविधान में रख सकते हैं, या फिर उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। अगर वह चाहते हैं तो इसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भारत का संविधान तैयार होता है तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें रहती हैं जो 1935 के अधिनियम से जस के तस ली गई, लेकिन साथ में हम देखते हैं करीब 60 अन्य देशों से भारत में कई सारी चीज़ों को रखा गया, भारत के संविधान में कई सारी चीज़ों को रखा गया, जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे भी। तो इस प्रकार 2 साल 11 माह 18 दिन के पश्चात 24 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार होता है। तो वहीं 26 जनवरी 1950 का संविधान संपूर्ण देश में भारत का संविधान लागू हो जाता है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी देखते हैं। अब हम कुछ प्रमुख बिंदु को देखते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और लास्ट ईयर 2020 के पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल कब हुआ, तो यह मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ था, जो कि जो ब्रिटिश की उपनिवेश कंट्री हैं उनका समूह था। वहीं हम देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रध्वज था वह जहां 22 जुलाई 1946 को भारत का राष्ट्रध्वज अपनाया गया था, तो वहीं 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया था। यही क्वेश्चन लास्ट टाइम 2020 में पीसीएस में पूछा गया है, और इसके पहले भी वनडे एग्जाम और पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के संविधान की जो मांग होती है, संविधान सभा की जो मांग होती है वो कैसे होती है, संविधान सभा का गठन होता है वो किस प्रकार होता है, इसकी जो कार्यप्रणाली होती है कि संविधान सभा का गठन होता है उसके बाद पहली मीटिंग कब होती है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन रहते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन रहते हैं। साथ में हमने देखा कि आज़ादी के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। हमने उद्देशिका को देखा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि संविधान में जो भी प्रावधान रखे गए हैं वह कैसे हैं, क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।